सितंबर 2023 31 साल के मुस्लिम इंजीनियर नूरुल हसन को महाराष्ट्र के सितारा डिस्ट्रिक्ट में नमाज पढ़ते वक्त बेरहमी से पीट कर मार दिया। झगड़ा नहीं, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं, हमेशा हंसते खेलते, छोटे बच्चों की तरह उनका नहीं चलता, छोटे बच्चों को भी आदब से बात करते। जुलाई 2023 मणिपुर में 18 साल की कुकुजो ट्राइबल लड़की को एटीएम से किडनैप किया गया और 15 मई को 3 आदमियों ने उसका गैंग रेप किया। जो हमारा बच्चे 17 इयर्स का था, नन्ही सी बच्चे के साथ में आरामबाई टिंगोल ने बलात्कार की थी, उसको मारपीट भी किया था। वो 2 साल से ज्यादा दर्द और तकलीफ में रही और आखिरकार 10 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई। इस पूरे केस में एक भी एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ। उसकी एफआईआर जो 21 जुलाई 2023 को फाइल हुई थी अभी तक पुलिस स्टेशन में पेंडिंग पड़ी है। Who was abducted and then gang raped during ethnic clashes in India's Manipur back almost 3 years ago has now died. 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की वुमेन डॉक्टर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेप्ड हालत में पाई गई। Exclusive footage of the seminar hall of the RG Card Medical College and Hospital where a trainee doctor was raped and murdered. The video is from the morning of the 9th of August after the deceased doctor. 3 जनवरी 2024 19 साल की ऐश्वर्या, एक हिंदू लड़की जिसने एक दलित लड़के से शादी की थी, उसके परिवार वालों ने उसे टॉर्चर किया और फांसी पर लटका दिया। ये क्राइम्स पूरे इंडिया में फैल चुके हैं, जहां जुर्म करने वाले लोगों को बिना सजा के छोड़ दिया जाता है और इंसान की जान की कीमत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के नंबर खुद बोलते हैं। कोर्ट सिर्फ लगभग 54% क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन दे पाता है। बाकी आधे केसेस या तो छूट जाते हैं या बीच में ही विड्रॉ हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। आईपीसी केसेस में पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन 2023 में 29.2% तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात ट्रायल का पहाड़ जैसा बैकलॉग है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही एंड 2023 तक 17.8 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग थे। यहाँ कन्विक्शन रेट सिर्फ 8.5% है और 97% केसेस अभी तक लटके हुए हैं। मर्डर और रेप जैसे सीरियस क्राइम भी कोर्ट को 3 से 10 साल लग जाते हैं फैसला सुनाने में, जिसका सबसे बड़ा नुकसान विक्टिम्स और उनके परिवार को उठाना पड़ता है। उसको इंसाफ नहीं दिला पाया, क्यों ऐसे करता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अनदेखा क्यों करता है? नोएडा गाजियाबाद में एक 16 साल की लड़की के लिए एफआईआर अगस्त 2019 में फाइल हुई थी अबडक्शन और रेप के लिए। चाहे साल गुजरे लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी विटनेसेस और इन्वेस्टिगेशन की गैप की वजह से जनवरी 2026 में पोक्सो कोर्ट ने एक्यूज्ड को सारे चार्जेस से फ्री कर दिया। एनसीआरबी के मुताबिक टोटल आईपीसी केसेस पेंडेंसी 2023 तक 3.76 मिलियन थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में नवंबर 2025 तक 18 लाख से ज्यादा आईपीसी केसेस ट्रायल के इंतजार में थे, जो नेशनल बैकलॉग को रिफ्लेक्ट करता है। हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल भी काफ़ी है। कम्युनल रॉयट से लेकर पुलिस किलिंग तक डजन्स ऑफ केसेस अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। जैसे 2013 के मुजफ्फरनगर रॉयट्स के सस्पेक्ट 2025 तक बगैर सजा के थे। डीले की वजह से एक्यूज्ड बेल पर या नेचुरली मर कर फ्री हो जाते हैं बिना किसी वर्डिक्ट के। मुसलमान है तो वो मुसलमानों में बेच रहा और हिंदू है तो वो खालिश हिंदुओं में बेच रहा। तो इससे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था पे और भाईचारे पे इस दंगे का बहुत जबरदस्त बुरा असर पड़ा। कोलकाता की ज्योत्सना सरकार रेप मर्डर केस 2016 ने भी 8 साल तक ट्रायल का इंतजार किया और जस्टिस 2024 में मिली। ये सब एक चीज दिखाता है कि केसेस इतने डिले हो जाते हैं कि विक्टिम, खासकर गरीब लोग, अक्सर इंतजार में मर जाते हैं। और जब यही सिस्टम पावरफुल पॉलिटिकल इलाइट्स के हाथ में हो तो जस्टिस और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कानून का बोझ सिर्फ आम लोगों को महसूस होता है, जबकि वही कानून उनके रखवालों को बिना सजा के छोड़ देता है। केरला एमएलए राहुल मंकुथाथिल के खिलाफ दिसंबर 2025 तक 3 रेप चार्जेस थे, जो 2023 और 24 के बीच के इंसिडेंट से रिलेटेड है। जब अथॉरिटीज ने फाइनली जनवरी 2026 में 3rd कंप्लेंट पर एक्शन लिया, क्राइम ब्रांच ने वार्न किया एज अ सिटिंग एमएलए मंकुथाथिल विक्टिम्स को थ्रेटन कर सकते हैं और विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब तक उन्होंने कन्विक्शन से बचकर पॉलिटिकल वेंडिटा का एक्सक्यूज दिया है और पार्टीज भी उसको एक्सपेल करने में डांस कर रही है।
कर्नाटका एमएलए मुनि रत्ना राजा राजेश्वरी नगर के एमएलए जो एक मिनिस्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी है पर मल्टीपल वुमेन्स ने 2020 से 25 के बीच रेप, गैंग रेप और सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया। 20 सितंबर 2024 को एक केस में अरेस्ट हुआ लेकिन 15 अक्टूबर 2024 तक बेल मिल गई स्पेशल कोर्ट फॉर एमपीज एमएलएस के थ्रू। Serious allegations have rocked Karnataka politics. A 40-year-old woman has accused BJP's Rajarajeshwari Nagar MLA Muni Ratna and 3 others of gang rape. जब 22 मई 2025 को एक नई एफआईआर फाइल हुई, एलिगेशन बीजेपी पार्टी वर्कर का गैंग रेप की थी जो जून 2023 में हुआ था। पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। मुनि रत्ना ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शेमलेस मिसयूज किया। बेल पर होने के बावजूद अगस्त 2024 में आरोप लगा कि उन्होंने अपने आदमियों को भेजकर एक कॉन्ट्रैक्टर को रिश्वत देने की और धमकाने की कोशिश की। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नैनीताल मिल्क फेडरेशन। The allegations against Mukesh Bora are very severe. According to victim, he promised her to a permanent job, which led to her trust in him, ultimately resulting in repeated assaults by Bora. मार्च 2025 में हाई कोर्ट से बेल मिल गई। स्टेट भर में लॉ इन्फोर्समेंट वीआईपी के लिए बैंड हो जाता है। अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने एक वेल्थी इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ एफआईआर ड्रॉप कर दी जिसके ऊपर उसकी मेड का रेप करने का आरोप था, लैक ऑफ एविडेंस का हवाला देते हुए, जबकि महिला के मेडिकल एग्जामिनेशन में सेक्सुअल असॉल्ट के निशान कंफर्म हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इंक्वायरी ऑर्डर की लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है उन कई कहानियों में जहां अमीर और पावरफुल अपने पैसे, इन्फ्लुएंस और पावर का यूज करके चार्जेस से बच जाते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि कोर्ट अक्सर एविडेंस टैम्परिंग का हवाला देकर गरीब डिफेंडेंट को बेल देने से मना कर देता है, जबकि इलाइट्स को काफ़ी लिबरली बेल मिल जाती है। हाई कोर्ट में रेगुलरली ये सवाल उठते हैं कि एक्यूज्ड पॉलिटिशियन को जेल में रखने की जरूरत ही क्यों है। 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने किसान के सुसाइड केस की एफआईआर को एक लोकल बीजेपी लीडर के खिलाफ ये कहते हुए रिवोक कर दिया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। पापा के ऊपर वो उनकी गाड़ी चढ़ा दी। मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए। इस तरह का वन साइडेड जस्टिस लोगों के साइनिज्म को और गहरा कर देता है। जैसे केरला में जनवरी 2026 के प्रोटेस्ट के दौरान लोग चिल्लाकर कह रहे थे, आवर लीडर थिंक दे आर अबव द लॉ, और सच ये है कि कई केसेस में वो वाकई ऐसे ही होते हैं। कॉर्पोरेट और ब्यूरोक्रेटिक नेग्लिजेंस अभी भी जान ले रही है। रिसेंट ट्रेजेडीज इस पैटर्न को दिखाती है। सेगाची इंडस्ट्रीज ब्लास्ट 30 जून 2025 हैदराबाद। एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के एक्सप्लोजन में कम से कम 44 वर्कर्स मारे जाते हैं और दर्जन्स इंजर्ड हुए। अप्रैल 2023 के लुधियाना गैस लीक के बाद भी लैप्सेस जारी रहे। नवंबर 2023 में थोथुकुडी फर्टिलाइजर प्लांट के अमोनिया लीक से 30 वर्कर हॉस्पिटलाइज हुए। इनसाइडर्स ने पुरानी पाइपलाइंस और लैक सेफ्टी को जिम्मेदार बताया। 2020 से 25 के बीच स्कैफोल्ड और वॉल क्लैप्सिस आम रहे। सितंबर 2025 में इनोर के अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्लांट का आर्च गिरने से 9 लोग मारे गए। जुलाई 2024 में हैदराबाद का एक ऑफिस ब्लॉक कोलैप्स में 10 लोग इंजर्ड हुए। इन केसेस में कॉस्ट कटिंग और कंप्रेस्ड परमिट्स का पैटर्न दिखा। हर साल माइन कोलैप्सेस और इलीगल माइनिंग हजारों की जान लेती है। अगस्त 2024 में उत्तराखंड के एक टनल कोलैप्स में 5 वर्कर्स मारे गए, जहां घूस लेने वाले इंस्पेक्टर की बात सामने आई। The factory operated without a fire NOC, no safety audit, and reportedly no official fire clearance was ever required due to legal loopholes. साथ ही सरकार करोड़ों रुपीस कॉरपोरेशंस को देती है, जबकि स्मॉल फार्मर्स को सिस्टमेटिकली इग्नोर किया जाता है। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 9.87 लाख करोड़ कॉरपोरेट लोन्स जो कि सितंबर 2014 से सितंबर 2025 के राइट ऑफ किए गए, जबकि सिर्फ 1.67 लाख करोड़ फार्मर डेप्ट रिलीफ पर खर्च हुआ। मतलब 85% लोन पर छूट बड़े बिजनेसेस को मिली और सिर्फ 14.5 किसानों को। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट संच सेचेवाल इसे ड्यूअल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कहते हैं। किसानों को परमानेंट सपोर्ट नहीं मिलता, चाहे फसल खराब हो, बाढ़ आ जाए या पेस्ट अटैक बार बार हो रहा हो। NCRB 2023 के मुताबिक 10,700 किसान और एग्रीकल्चर मजदूरों ने सुसाइड किया। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ज्यादातर विक्टिम्स की एनुअल इनकम 1 लाख से भी कम थी। इसका उल्टा टॉप इंडस्ट्रीज और लार्ज डिफॉल्टर अक्सर वॉक अवे कर जाते हैं क्योंकि स्टेट उनके लोन्स इफेक्टिवली इरेज कर देती है।
ये नंबर एक क्लियर पैटर्न दिखाता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को ह्यूमन लाइफ्स पर प्रायोरिटी दी जा रही है। सिगाची ब्लास्ट का एक ट्रेम्बलिंग विडोअर पूछता है, इंडियन फैक्ट्रीज को सेफ होने के लिए और कितनी बॉडीज लगेगी। एक्टिविस्ट का जवाब सीधा है, जब तक कंपनीज और ऑफिशियल पर रियल चार्जेस नहीं लगते शायद ये कभी नहीं रुकने वाला। एवरेज इंडियन यूथ अब ओवरवेल्म्ड और डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है। सेंसेशनलिस्ट मीडिया और ट्राइबल पॉलिटिक्स रियल इशू को ड्रोन कर देते हैं। स्टूडेंट के सुसाइड शोर कर रहे हैं, लेकिन टीवी और न्यूज चैनल पर सेलिब्रिटी गॉसिप्स और रियलिटी शो को हेडलाइन बनाते हैं। टोटल 2023 में 13,800 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अपनी जान ली, जो 2013 के कंपैरिजन में 65% का जंप है। कारण बहुत से हैं, जैसे एग्जाम स्ट्रेस, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फेयर्स, सोशल प्रेशर। एक दिल्ली टीन ने सुसाइड नोट में लिखा, क्रशिंग एकेडमिक प्रेशर और एक फ्यूचर जहां जॉब्स नहीं है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं इंडिया का यूथ क्राइसिस में है। अर्बन कॉलेज किड्स या रूरल टीन्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस काम नहीं पाते। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अप्रैल 2024 के इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि जीडीपी ग्रो कर रहा है, लेकिन एजुकेटेड ग्रेजुएट्स अभी भी जॉबलेस है। एक 27 साल का मुंबई ग्रेजुएट AFP से बोला, आर ओनली वे आउट इज गवर्नमेंट जॉब। Educated people from villages like us can't get high paying private jobs। और कंप्लेन किया, ना पार्टी ना पॉलिटिशियंस हमारी हेल्प करते हैं, वो बस पैसे खाने के लिए बैठे हैं। नेशनल वाइड केबल न्यूज़ सिर्फ ट्राइबल पॉलिटिक्स दिखाता है। किसान के सुसाइड्स और जॉबलेस को कवरेज नहीं मिलती है। सोशल मीडिया पर भी चैलेंजेस और मीम्स मिलियंस क्लिक करते हैं। रिफॉर्म कॉल्स जैसे #JobForYouth रेयरली ट्रेंड करते हैं। ओवरऑल इंडिया के यूथ डिलिशनेटेड हो चुके हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ रहते हैं, शादी करने की पोजीशन में नहीं, और जो प्रोटेस्ट करते हैं जैसे नीट या इंजीनियर स्टूडेंट्स, उनके स्लोगन जल्दी ही भूल जाए जाते हैं। जो कुछ आवाज़ उठाते हैं जैसे हंगर स्ट्राइक, कॉलेज ग्रेड्स डिमांडिंग जॉब या डेप्थ रिलीफ, उनको या तो ट्रबल मेकर लेबल कर दिया जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है। एक रिसेंट एग्जांपल, एक ग्रुप ऑफ लॉ स्टूडेंट्स ने फॉल्स जॉब्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उनके ऊपर झूठा ब्रीच ऑफ पीस का FIR फाइल कर दिया गया। ये एक्सपीरियंस यूथ को आइसोलेटेड और हेल्पलेस फील करवाता है। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा, इट्स सेफर टू जस्ट स्टडी एंड होप, बिकॉज इफ वी स्पीक अप द सिस्टम विल क्रश अस। हमारे देश इंडिया में इतना सब हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जैसे सितंबर 2025 में नेपाल के यूथ ने अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का हिस्टोरिक विस्फोट दिखाया। करप्शन और रिजीम की लापरवाही के खिलाफ जेनजी प्रोटेस्ट ने सिर्फ 48 घंटे में गवर्नमेंट को गिराने में सफलता पाई। ये सिर्फ पॉलिटिकल बदलाव नहीं था, ये एक जनरेशन के लिए वेकअप कॉल था। दिखाया कि अगर यूथ मिलकर आवाज उठाए तो जो इम्पॉसिबल लगता है वो भी मुमकिन बन सकता है। Unemployment, nepotism, corruption, these weren't just policy failures, they were personal. And when the digital doors slammed shut, Gen Z found new ones. 6 सितंबर 2025 ललितपुर में एक 11 साल की लड़की को एक स्पीडिंग कार ने लगभग मार ही दिया, जो एक प्रोविजनल मिनिस्टर कैरी कर रही थी। जब प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने इसे नॉर्मल एक्सीडेंट कहकर इग्नोर किया, नेपाली यूथ जो पहले से ही लाइट इम्प्यूनिटी और फेसबुक या एक्स बैन से गुस्से में शिमर कर रहे थे, सड़कों पर निकल आए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम का यूज़ करके यंग नेपालीज ने स्केटिंग वीडियो पोस्ट की, जिसमें पॉलिटिशियंस के लग्जरी लाइफस्टाइल को पब्लिक हार्डशिप के साथ दिखाया गया। सितंबर 8 तक स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स और यंग वर्कर काठमांडू के प्लाजास में जम गए। बैनर्स पर लिखा था यूथ अगेंस्ट करप्शन और #वेकअप नेपाल। पुलिस ने पहले वाटर कैनन और टीयर गैस यूज़ की, फिर लाइव बुलेट्स फायर किए। नाइटफॉल तक 19 से ज़्यादा लोग मारे गए, मोस्टली स्कूल चिल्ड्रंस थे, और हज़ारों लोग घायल हुए। सितंबर 9 को गवर्नमेंट गिर गई, PM ओली ने रिज़ाइन कर दिया, और सितंबर 12 को रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट जज सुशीला कर्की को इंटरम PM के रूप में स्वेर इन कराया गया। नेपाल के यूथ ने क्लियर स्ट्रेटजी बनाई, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन, अ पॉलिटिकल लीडरशिप और सिंबल ऑफ पावर को टारगेट करना। हैशटैग जैसे #NapoKids और जेनजी रेवोल्यूशन ने अलग अलग ग्रुप को एक साथ ला दिया। NGOs और यूथ ग्रुप ने लीडरशिप संभाली, ना कि इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी। वॉयलेंस के बावजूद मूवमेंट का ब्रॉड संदेश कंसिस्टेंट रहा।
करप्शन खत्म करो, नए इलेक्शन मांगो और रूल ऑफ लॉ वापस लाओ। इंटरनेशनल मीडिया जैसे BBC ने इसे कवर किया एज अ रेयर यूथ रिवोल्ट दैट एक्चुअली वर्कड। नेपाल का ये अपराइजिंग यूथ के लिए एक वेकअप कॉल था। अगर मिलकर साफ स्ट्रेटजी और निश्चित साहस हो तो इम्पॉसिबल भी मुमकिन बन सकता है। It wasn't just destruction, it was declaration. We see you, the youth seem to be saying, and we reject you. इंडियन यूथ अभी भी लार्जली इनर्ट है। रामपत इनजस्टिस के सामने ऑर्गेनाइज एक्शन या रिवोल्ट दिखाने की जगह स्कूल और कॉलेजेस मोस्टली साइलेंट है। हैशटैग जैसे हैशटैग वेकअप इंडिया ब्रीफली ट्रेंड हुए एक वायरल टीन वीडियो के बाद, पर जल्दी ही फेड हो गए। ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस अब भी गेटकीपर्स ऑफ डिसेंडेंट बने हुए हैं, लेकिन इनजस्टिस के एग्जाम्पल हर जगह है। दिल्ली में सितंबर 2025 में एक 14 साल की लड़की को पब्लिकली किडनैप कर लिया गया और पुलिस और पॉलिटिशियन इनिशियली इंडिफरेंट रहे। अगर यूथ कलेक्टिवली स्टैंड करते, सोशल मीडिया और पब्लिक आउटरीच का प्रेशर बनाते, शायद ये एक्शन प्रिवेंट किया जा सकता था। नेपाल ने दिखाया कि यूथ की आवाज़ सिर्फ शोर नहीं, असली बदलाव ला सकती है। इंडिया के यूथ के पास भी वही पावर है। खड़े हो जाओ और बिना डरे अपनी आवाज़ उठाओ। कलेक्टिव एक्शन का मैजिक इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। बस करेज और स्ट्रेटजी की जरूरत है। सोचो, अगर अब खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे हाथों से तुम्हारा फ्यूचर निकल जाएगा। हर अन्याय एक बुलावा है, एक मौका है। विटनेस बने रहोगे या हिस्ट्री का हिस्सा बनोगे। इंडिया का यूथ सिर्फ देखता नहीं है, वो बदलाव लाने की ताकत रखता है। अब फैसला तुम्हारा है और याद रखो, ये वीडियो हर युवा तक पहुंचाओ, शेयर करो और आवाज़ बन जाओ।